हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर हमारे डीजी क्लास रूम के। और जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कि आज आपका जो टॉपिक है दैट इज़ पैराफिलर्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं सेंटेंस कंप्लीशन, राइट। अब इस पैराफिलर्स या सेंटेंस कंप्लीशन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहला पॉइंट ये कि पैराफिलर्स या सेंटेंस कंप्लीशन क्या है, राइट। तो इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि पैराफिलर्स का मतलब हो गया कि किसी भी तरह का पैराग्राफ एक गिवन है, राइट। और उस पैराग्राफ को हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ उसको जो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए दिया हुआ है या जो फिलर दिया हुआ है उसको हम फिल करते हैं, राइट। उसको हम फिल करते हैं। तो अब ये भी ध्यान रखना है कि ये एसएससी, बैंकिंग, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में भी, सीपीओ, सीपीएफ या एनडीए, सीडीएस और टीईटी एग्ज़ाम्स सभी में पूछा जाता है, राइट। तो चलिए चलते हैं, इसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने एक यहाँ पर आपको एक अप्रोच करने का इसको तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। अगर क्वेश्चंस को आप सही तरीके से अप्रोच करते हैं तो ऑब्वियसली आप सही आंसर तक पहुंच पाते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखें कि कोई भी जो पैराफिलर या सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन आता है, राइट, वो चाहे आपका बैंकिंग में आ रहा है या फिर आप एसएससी में फिलर्स के फॉर्म में पूछा जाता है, राइट। या फिर जो भी वनडे एग्ज़ाम्स आपके होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिए जाते हैं, उनमें फिलर्स के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। या तो आपको सेंटेंस दिया होगा, उसको लेकर आपको कंप्लीट करना होगा इस पैराग्राफ को या फिर एक पार्ट ऑफ पैरा को। और देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे आप। यहाँ पर एक आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है, राइट, ऑन योर स्क्रीन। देखेंगे सबसे पहले आपको वो मैसेज या उस आइडिया तक पहुंचना होता है जो उसके अंदर दिया होगा, उस सेंटेंस में गिवन होगा या उस पैरा के अंदर गिवन होगा। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर आप वो मैसेज या आइडिया तक पहुंच जाते हैं तो ऑब्वियसली आगे का सफ़र आपका आसान हो जाता है। मतलब ये कि आप आगे जो उस क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आप इजीली फाइंड कर पाते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत आपके लिए होगी कि आप उस मैसेज या आइडिया को समझें जो उसके अंदर वो मैसेज देना चाहता है, या फिर जो आइडियाज़ उसने वहाँ पर गिवन है, मतलब उसके उस सेंटेंस में जो आइडियाज़ आ रहे हैं, राइट। अगला पॉइंट उसी फ्लो चार्ट में देखेंगे। अगला पॉइंट लिखा गया है क्या, ध्यान दें, लोकेट द कीवर्ड्स। अब ध्यान देना है, कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है। कीवर्ड्स अगेन आपका उस सेंटेंस के अंदर ही आपको मिलेगा, आपको उसे बहुत ध्यान से रीड करना होगा। मैं आपको बता दूंगा कि वो कीवर्ड्स किस तरीके से आप फाइंड करेंगे, राइट। अब उसके बाद एक और चीज़ उसमें लिखी हुई है, कॉमा लगा हुआ है और लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग आइडियाज़। उन कीवर्ड्स को जो कि आपका रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आइडियाज़ को, वो भी आपको देखना होगा और वो मैं ज़रूर आपको समझाऊंगा। जो अगला पार्ट होगा हमारे सेशन का, उसमें समझते जाएंगे। अगला पॉइंट इसमें ध्यान दे, लिखता है एलिमिनेट दी इररिलेवेंट। ध्यान देना है, एलिमिनेट दी इररिलेवेंट वर्ड्स। मैं एलिमिनेशन पर फिर से कहूँगा कि इंग्लिश में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप एलिमिनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइए, तो आप आंसर तक ज़रूर पहुँचेंगे, राइट। तो और उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप इज स्पॉटिंग दी आंसर। आंसर मतलब हो गया जो सही ऑप्शन है। ध्यान देंगे, जो सही ऑप्शन है वहाँ तक आपको पहुँचना है, राइट। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहले लोकेट करेंगे आइडिया या मैसेज जो उसके अंदर गिवन है, फिर उसके बाद आप कीवर्ड्स को देखेंगे उसके अंदर जो गिवन है और जो आइडियाज़ उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और उसके बाद आप एलिमिनेट कर देंगे जो इररिलेवेंट टर्म्स हैं या वर्ड्स हैं, उनको हटा दीजिए उसमें से, आप सही आंसर तक पहुंच गए, राइट। तो ये समझेंगे कैसे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको समझने के लिए क्या करना है, जो क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे उनको करने का अप्रोच क्या है वो देखना होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसकी हम देखेंगे कि क्या अप्रोच है उसको सॉल्व करने का, और उसके हिसाब से फिर आगे आप जब एग्ज़ाम होगा आपका तो आप उसके अंदर उसको ट्राई करेंगे। सबसे पहले ध्यान दें कि इसके अंदर जो क्वेश्चन गिवन है
ध्यान देना है कि सेंटेंसेस आर गिवन, ध्यान दें, सेंटेंसेस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड, राइट, मतलब 4 ऑप्शंस या 5 ऑप्शन सजेस्ट किए गए होंगे, जिस तरह का एग्जाम पैटर्न हो, जैसे एसएससी के अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं, बैंकिंग में आपके 5 ऑप्शंस आ जाते हैं, राइट, और इसी तरह से नाबार्ड है, आरबीआई है, या फिर आपका एनडीए या सीडीएस के एग्जाम्स होते हैं, तो इसमें अलग अलग तरीके से पैटर्न लिया जाता है, राइट। तो आप उसको देखते हुए चलेंगे और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं ज़रा, पहले क्वेश्चन को देखें, ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से है। मैंने फिर कहा है कि अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कर पा रहे हैं और उसका कुछ सेंस निकाल पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सही आंसर तक ज़रूर पहुंच जाएंगे, राइट। लेकिन अब चलिए पहले क्वेश्चन पर देखते हैं ज़रा। कहता है दिस सैलरीज एंड पर्क्स, अब यहाँ पर ध्यान दें, बात वही हो गई जो इंसेंटिव सैलरी की बात कर रहा है, ऑफ द एम्प्लॉयज वर नॉट इन ब्लैंक स्पेस विद देयर स्टेटस, राइट। अब ध्यान देना है कुछ सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, लाइक उसके अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या वो एक पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान देना है इन चीज़ों पर, क्या वो एक पॉजिटिव टर्म की बात कर रहा है या फिर वो नेगेटिव टर्म की बात कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर पहले ही कहा गया है कि नहीं है, क्या चीज़ नहीं है, सैलरीज और पर्क्स जो एम्प्लॉयज़ की है वो उनके स्टेटस के हिसाब से नहीं है, राइट। तो इसमें जो सही आंसर होगा, ध्यान दें, मेरे आंसर मार्क करने से पहले जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, उनको इसका आंसर पहले ही मार्क कर लेना है, राइट, कि आपके हिसाब से इसके अंदर आंसर क्या होता है, राइट। तो अब ये कहता है कि सैलरीज और पर्क्स एम्प्लॉयज़ की वैल्यू के हिसाब से नहीं है, इनकरेक्ट। कैपेसिटी के हिसाब से सैलरी और पर्क्स नहीं है, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब कोई वर्ड जो आपको नहीं आता है उस पर थोड़ा सोचें और ध्यान दें कि इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन गिवन है उस पर भी थोड़ा सा सोच लें, राइट। अब यहाँ पर एक प्रीपोजिशन गिवन है विथ, अब कॉन्फॉर्मिटी विद देयर स्टेटस, इज इट करेक्ट, ऑब्वियसली नहीं है, राइट। तो सही जो आंसर है इन अकॉर्डेंस विद देयर स्टेटस होगा, ध्यान देना है किसके साथ जाएगा ये, इन अकॉर्डेंस विद देयर स्टेटस, मतलब उनके स्टेटस के हिसाब से। अकॉर्डिंग आपने वर्ड पढ़ा होगा, सुना होगा, तो अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग का मतलब है कि उसके हिसाब से, तो वही यहाँ पर सेम सेंस लेता हुआ आपका वर्ड है, टर्म है, तो वही यहाँ पर फिल होगा, यानी कि लिखा क्या जाएगा, इन अकॉर्डेंस विद देयर स्टेटस, ध्यान देना है, इन अकॉर्डेंस विद देयर स्टेटस, ध्यान देना है, राइट। तो समझ गए होंगे यहाँ पर मैंने किस तरह से अप्रोच लिया। सबसे पहले आपको देखना होगा कि वो सेंस क्या निकाल रहा है और सेंस निकालने के बाद आप पहुंच जाएंगे सही ऑप्शन तक, राइट। तो इस तरह से लेना है इसको। आगे चलते हैं, अगला कहता है, ध्यान दें, इन the fifth 5-year plan, a grant of rupees 4.6 billion was blank space for clinical research। ध्यान देना है, 5वें 5-year प्लान में कहता है कि 5वें 5-year प्लान के अंदर क्या हुआ है, एक मतलब 4.6 करोड़ 4.6 करोड़ बिलियन, सॉरी करोड़ नहीं है बिलियन है, वॉज इतने रुपए उसको क्या किया गया होगा, उसको स्पॉन्सर किया गया होगा, ऑब्वियसली नहीं। ध्यान देना है कि इसमें स्पॉन्सर करने जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर ग्रांट दी जाएगी तो ग्रांट को कभी भी, ध्यान देना है, ग्रांट को कभी भी आप स्पॉन्सर नहीं करेंगे, कनेक्ट करते हुए चलें इसको, ग्रांट को कभी भी आप स्पॉन्सर नहीं करेंगे, राइट। उसको ग्रांट को आप बेनिफिट करने की बात करें तो बेनिफिट से कोई सेंस इसमें निकलता है क्या, ध्यान दें, बेनिफिट से कोई सेंस निकलता है, नहीं निकलता, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इसको भी एलिमिनेट कर लेते हैं, यानी हमारे 2 ऑप्शंस यहाँ पर एलिमिनेट हो गए। अब बिलियन 4.6 बिलियन रुपीस जो है उसको क्या किया गया होगा, क्लिनिकल रिसर्च के लिए स्क्रूटिनाइज करना। अब यहाँ पर ध्यान दें, इस टर्म पर स्क्रूटनी करना क्या होता है, किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना होता है, राइट। लिखते चलेंगे, जो टर्म्स आपको नहीं आते हैं, इन्वेस्टिगेट करना होता है, तो ऑब्वियसली 4.6 करोड़ बिलियन रुपीस को इन्वेस्टिगेट किया गया, ऐसा भी नहीं है, यानी कि वो उसको क्या किया गया, अलोकेट किया गया। सही आंसर तक आप कैसे पहुंच रहे हैं, आप इसको क्या करते हुए पहुंच रहे हैं, एलिमिनेशन के साथ आप पहुंच गए हैं सही आंसर तक, राइट। तो सही आंसर इसके अंदर क्या होगा, नोट करते चलें, दैट इज व्हाट, एलोकेटेड। ध्यान दें, वीडियोस आपके लिए लाई जा रही हैं, राइट, तो सभी लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, यही आपके गुरुज़ की गुरु दक्षिणा होगी, राइट।
और आप ज़रूर इसको आगे तक पहुंचाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाए, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना है, अ ब्लैंक स्पेस ऑफ स्मॉल स्टोन्स इज कॉल्ड अ ब्लैंक स्पेस। ध्यान देना है, ये इसको हम कह देते हैं, ये इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि दिस इज डबल फिलर, राइट। और डबल फिलर जितना आपको दिखने में मुश्किल लग रहा है उतना ही आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर चार ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं इसमें से कोई ना कोई तो हिट कर रहा होगा उसके सेंस के अकॉर्डिंग, राइट। अब यहाँ पर देखना है कि अब ब्लैंक स्पेस ऑफ स्मॉल स्टोन्स, ध्यान दें, अब वो उसका डिज़ाइन होगा। अब ध्यान दें, अगर डिज़ाइन हम लेते हैं तो अगला टर्म क्या है? न्यूमिस्मेटिस्ट है। तो क्या ये सही है? ऑब्वियसली नहीं है, राइट। मतलब डिज़ाइन एक स्मॉल स्टोन का डिज़ाइन है और वो न्यूमिस्मेटिस्ट कहलाता है, ये भी नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, गलत हो गया। क्योंकि न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब क्या होता है? जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है। ध्यान दें, न्यूमिस्मेटिस्ट कौन होता है? जो कॉइन कलेक्टर होता है, जो कॉइन को कलेक्ट करने वाला होता है, राइट। जो कॉइन को कलेक्ट करेगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। तो ऑब्वियसली ये हमने एलिमिनेट कर लिया। अब ध्यान दें, दूसरा कहता है सेलर ऑफ स्टोन्स, यानी कि जो स्टोन्स को बेचेगा उसको कोनाइजर बोलते हैं क्या? ध्यान देना है, नहीं। कोनाइजर का मतलब होता है जो पारखी होता है, मतलब जो किसी भी चीज़ को परख सकता है, राइट। जिसको परख हो किसी चीज़ की अच्छी, उसे हम कहते हैं कोनाइजर। हिंदी में समझा रहा हूँ सो दैट सभी को समझ में आ जाए, राइट। जो अच्छे से परख पाता है दैट इज कोनाइजर। तो ऑब्वियसली एक सेलर जो कि स्टोन्स का सेलर है उसको कोनाइजर कहेंगे, तो वो भी नहीं है, वो भी गलत है। सटल का मतलब होता है लेस इंपॉर्टेंट। ध्यान दें, लेस इंपॉर्टेंट मतलब जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना हो, लेस इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये भी आपका यहाँ पर ध्यान दें, स्मॉल स्टोन्स की बात कर रहा है तो उसमें सटल की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए, मतलब लेस इंपॉर्टेंस की बात होगी नहीं। और अगर अगला वर्ड भी आपको समझ में आता होगा, न्यूजेंस, न्यूजेंस क्रिएट करना, मतलब क्या होता है कि बीच में कोई हल्ला गुल्ला या इस तरह से, तो उसको हम कहते हैं न्यूजेंस। तो ये भी टर्म आपका इसके साथ नहीं जाता। दैट मीन्स कि सही ऑप्शन तक आप पहुंच चुके हैं, दैट इज व्हाट? पैटर्न। यहाँ पर ध्यान दें, अब आपका सही समझ में आ गया होगा आपको क्या है। अ पैटर्न ऑफ, ध्यान दें, अ पैटर्न ऑफ स्मॉल स्टोन्स, यहाँ पर देखेंगे अ पैटर्न ऑफ स्मॉल स्टोन्स इज कॉल्ड मोज़ैक, राइट। सो यू मस्ट हैव गॉटन द आंसर हियर। क्या है आंसर? सही सी हो जाएगा, राइट। ध्यान दें, डरने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है, समझना है। अगले पार्ट पर आते हैं। अगला पार्ट कहता है, ध्यान देंगे यहाँ पर, कहता है इन ऑर्डर टू रेज द कंपनीज प्रॉफिट। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि राइज नहीं है, रेज है। कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, ध्यान देना है, कंपनी के प्रॉफिट को और ऊपर ले जाने के लिए द एम्प्लॉयज ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया गया। ध्यान दें कि एसबीआई 2014 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर समझना है, ऑप्शन आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कोई एक ऑप्शन इसमें से स्किप हो गया हो, लेकिन इन्हीं 4 में से आपको आंसर फाइंड कर लेना है, राइट। तो यहाँ पर किस तरह से इसका आंसर निकलेगा? मतलब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ ने डिमांड किया 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स के लिए कि भाई हमारा इंक्रीमेंट कर दीजिए, तो इससे प्रॉफिट होगा क्या कंपनी का? नहीं होगा, गलत। दूसरा कहता है डिसाइडेड टू रेज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो कंपनी का प्रॉफिट, ऑब्वियस बात है, नहीं होगा। ऑफर्ड टू वर्क ओवर टाइम विदाउट कंपेंसेशन, माइट बी पॉसिबल, इसको हम छोड़ते हैं यहाँ पर। डी ऑप्शन कहता है डिसाइडेड टू गो ऑन पेड लीव्स। ध्यान दें, डिसाइडेड टू गो ऑन पेड लीव्स, कंपनी का प्रॉफिट, क्या वो लोग छुट्टी पे रहें एम्प्लॉयज़ और उनको पेमेंट भी मिलते रहे तो क्या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा? ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर सिंपली आप जो लॉजिक्स देख रहे हैं उसको समझने का, वही आपको सही आंसर तक ले जाता है, राइट। एलिमिनेट करते चलें, लॉजिक्स को देखते चलें, तो ऑब्वियसली आप सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी कि ऑफर टू वर्क ओवर टाइम विदाउट कंपेंसेशन। ध्यान देना है, ऑफर टू वर्क विदाउट कंपेंसेशन मतलब ओवर टाइम भी करेंगे और कम पैसे लेंगे या पैसे लेंगे नहीं, ठीक है ना, कंपनी की हालत को देखते हुए, राइट। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट, सॉरी, अगला क्वेश्चन कहता है इट वॉज एक्सट्रीमली प्लेजेंट सरप्राइज फॉर दी हटमेंट ड्वेलर्स। ध्यान देना है कि ये जो हटमेंट ड्वेलर्स नाम की चीज़ है ये क्या है, क्या होते हैं ये? यानी कि जो स्लम ड्वेलर्स होते हैं। ध्यान दें,
जो स्लम्स में रहने वाले लोग हैं, जो स्लम ड्वेलर्स हैं, राइट, उनकी बात कर रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि स्लम ड्वेलर्स की बात कर रहा है, जो स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, राइट। तो उनकी बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज हुआ उनके लिए जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, ध्यान दें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि कोई भी एक जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी बात कर रहा है, कि वो उसको लेकर के सरप्राइज हुए जब उन्होंने क्या कहा, टोल्ड देम दैट, क्या, व्हाट, वैकेट द अनऑथराइज्ड ऑक्यूपाइड एरिया, भाई जगह को खाली कर दो। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनसे आके कोई कहता है कि भाई जगह खाली कर दो, तो क्या उनके लिए ये प्लेजेंट सरप्राइज होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये गलत हुआ। अगला, प्लेजेंट सरप्राइज का मतलब हो गया कि वो खुशी हुई उनको, तो खुशी कब होगी? खुशी होगी जब उनको खाली करा देंगे कि भाई खाली कर दो इस एरिया को, तो ऑब्वियस बात है वो गलत हो जाएगा, वो आंसर सही नहीं होगा वहां पर। बी पार्ट में कहता है अरेस्ट देम फॉर एनक्रोचिंग पेवमेंट्स, कि उनको भाई अरेस्ट कर लो क्योंकि उन्होंने क्या किया है, पेवमेंट्स जो है उसको, उसके ऊपर एनक्रोच करने का मतलब होता है अवैध रूप से कब्जा कर लेना, राइट। एनक्रोच करने का मतलब होता है टू सरपास, ध्यान दें, टू सरपास, ठीक है, सरपास करना, किसी एरिया को जाकर के एनक्रोच कर लेना, ठीक है ना। या उसको हम कह देते हैं, दूसरा वर्ड एक और होता है ट्रेसपास करना, राइट। तो ट्रेसपास कर लें, इसके लिए ट्रेसपास किया उन्होंने, इसके लिए उसको अरेस्ट कर लें, नेगेटिव टर्म हो गया, इससे उनको खुशी नहीं होगी तो हट जाएगा। दे कैन टेक देयर पोजीशन इन न्यूली बिल्ट हाउसेज, हो सकता है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको पहले समझेंगे, इसको मार्क करके छोड़ देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव लग रहा है, हो सकता है यहाँ पर आंसर। और डी ऑप्शन को पढ़ते हैं, देयर रिक्वेस्ट वाज टर्न डाउन, ध्यान दें टर्न डाउन का मतलब होता है ठुकरा देना, राइट। मतलब किसी का रिजेक्शन, मतलब किसी रिक्वेस्ट का क्या करना, रिजेक्ट कर देना, राइट। तो ये भी आंसर यहाँ पर क्या जाता है, दैट इज व्हाट, इनकरेक्ट, और कैन से ये यहाँ पर सही नहीं है। और ई पार्ट कहता है द ऑफिशियल विल पे अ विजिट, कि ऑफिशियल्स वहाँ पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आएंगे। तो ध्यान दें उनके आने से कोई खुशी का मतलब नहीं है, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हम देख रहे हैं कि उनको अपने घर मिल जाएंगे, राइट, और इससे वो खुश हो जाएंगे। पोजीशन का मतलब है कि अब उनको अधिकार मिल जाएगा नए उनके जो घर हैं उस पर, तो ऑब्वियस बात है इससे उनको खुशी होगी। तो सही ऑप्शन तक आप पहुंच चुके हैं, द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, सी ओनली। बाकी सबको आपने एलिमिनेट किया। मतलब ध्यान दें, जो आइडियाज़ आपने यहाँ पर लिए कि भाई उनको प्लेजेंट सरप्राइज कब होगा, तो जब उनको अपना पोजीशन उनके हाउसेस मिल जाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे, राइट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान देना है सभी जितने भी लिसनर्स जो मुझे सुन रहे हैं, और व्यूवर्स भी मैं कह सकता हूँ उनको, जो देख रहे हैं मुझे, जो एस्पिरेंट्स, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उस पर कमेंट भी करें और डू राइट दैट व्हाट एक्चुअली यू वांट, आप लोगों को क्या चाहिए वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, राइट, जिससे कि पता चल पाए कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्या क्या आपको किस तरह के वीडियोज़ रिक्वायर्ड हैं, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है ही ऑलवेज स्टैमर्स, ध्यान दें नेगेटिव टर्म आया हुआ है कि वो स्टैमर करता है। स्टैमर करने का मतलब होता है टू फंबल, ध्यान दें, टू फंबल, फंबलिंग का मतलब क्या होता है, फंबल करने का मतलब होता है अटक अटक के बात करना, राइट, कि वो हमेशा अटक अटक करके बात करता है, अटकता है जब वो पब्लिक मीटिंग्स में होता है। बट अब यहाँ पर ध्यान दें, ये बट जो है क्या करेगा किसी भी सेंटेंस में, बट का मतलब ये होता है कि ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, मतलब एक पॉजिटिव बात है तो दूसरे को नेगेटिव करेगा, और अगर पहला पार्ट आपका नेगेटिव आया हुआ है तो दूसरा पार्ट क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पर आपको एक नेगेटिव टर्म दिख रहा है, दैट मीन्स क्या है, स्टैमर करता है वो रोज, जब भी रोज तो नहीं, जब भी वो पब्लिक मीटिंग्स में होता है तो वो अटक अटक करके बात करता है। लेकिन अब कहता है बट हिज टूडेज स्पीच, आज की स्पीच जो थी उसकी, वो ऑडिबल थी। क्या हम ये ऐसा कह सकते हैं कि सुन पा रहे हैं सिर्फ उसको, या सरप्राइजिंगली फ्लुएंट थी, या फिर वॉज नॉट लाइक्ड बाई द ऑडियंस। ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये तो पता चल नहीं रहा कि आज की ऑडियंस, सॉरी आज की स्पीच उसकी ऑडियंस ने पसंद की या नहीं की। तो फिर अब ये बिल्कुल भी इरेलीवेंट है। ध्यान दें अबंडेंट का मतलब होता है अधिक मात्रा में होना, तो दैट इज नॉट द आंसर एक्चुअली। तो या तो आप उसे कहेंगे कि फेयरली ऑडिबल, या फिर आप कह सकते हैं फ्लुएंट। अब ध्यान दें एक पर्सन है जो क्या करता है, हकलाता है या अटक अटक के बोलता है, लेकिन आज की स्पीच उसकी कैसी रही, बिल्कुल उसके उलट, मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट। दैट मीन्स कि आज की जो स्पीच थी उसकी वो कैसी थी, फ्लुएंट थी।
मतलब इसका राइट अपोजिट क्या मिल गया आपको? फ्लुएंट, क्योंकि यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है बट। जैसे किसी ने कहा कि ही इज पुअर बट ही इज कंटेंटेड, मतलब सेटिस्फाइड, मतलब वो पुअर है लेकिन वो सेटिस्फाइड है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल क्या है, अपोजिट व्यूज लेने थे, इसलिए सही आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वॉज सरप्राइजिंगली फ्लुएंट। लेकिन आज उसकी जो स्पीच थी वो अटक अटक के नहीं थी, बल्कि कैसी थी? फ्लुएंट थी। तो समझ गए होंगे। आइए चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? ध्यान देने का पॉइंट ये है यहाँ पर क्लास, कि आप जब आइडियाज को समझ जाएंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छा कर पाएंगे, राइट? अब कहता है कि ऑल्दो ही इज रिप्यूटेड फॉर मेकिंग वेरी कैंडिड स्टेटमेंट्स। ध्यान दें कि कैंडिड का मतलब होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। क्या होता है? जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ध्यान दें, लिख लेंगे इसको, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? मतलब बिल्कुल सीधी सीधी बात करने वाला, उसको हम कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड या सीधी बात करने वाला। ध्यान देंगे तो वो अपने जो स्टेटमेंट्स देता है वो हमेशा कैसा करता है? कैंडिड देता है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड देता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, कुछ टर्म्स की मैं बात करूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है ऑल्दो। ऑल्दो मतलब हालांकि। हालांकि वो अपने स्टेटमेंट्स बहुत क्लियरली देता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास वाला स्टेटमेंट। लेकिन अब ध्यान देना, इसका अपोजिट व्यू जाएगा। अगर ये एक पॉजिटिव के साथ जा रहा है तो उसका अपोजिट इधर हो सकता है। तो क्या वो ऑडिबल नहीं था? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेटमेंट दे रहा है तो ऑडिबल की कोई बात नहीं है, कैंडिड स्टेटमेंट का अपोजिट। बट टुडे ही वॉज कन्फ्यूज, ऐसा हो सकता है। बेबाकी से अपनी बात रखने वाला आज कन्फ्यूज है, ऐसा हो सकता है, तो उसको हम छोड़ देंगे। अगला कहता है हिज प्रोमिस वर वेरी रियलिस्टिक। प्रॉमिस की बात होगी नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट की बात चल रही है यहाँ पर, तो प्रॉमिस का कोई लेने देना है नहीं। मैं रिलेट करता चल रहा हूँ साथ में। अब डी पार्ट को देखें, ध्यान दें कि ऑल्दो के साथ, ध्यान देंगे, ऑल्दो के साथ एक कंजंक्शन आप इस्तेमाल करते हैं, दैट इज व्हाट? येट। येट ही मेड एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट टुडे। अब ध्यान दें, यहाँ पर आपका था क्या? कैंडिड स्टेटमेंट, बेबाकी से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, और यहाँ पर जो कंफ्यूजन भरा स्टेटमेंट आज उसने दिया। तो सही आंसर तक पहुंच पाए हैं आप, दैट इज व्हाट? डी ओनली। बाकी सभी क्या हो जाएंगे? यहाँ पर क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। ये ध्यान देना है कि ऑल्दो के साथ बट का इस्तेमाल नहीं होता। ये एक ग्रामेटिकल पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लें कि ऑल्दो जब भी आएगा तो उसके साथ में बट का इस्तेमाल नहीं होगा, राइट? तो इस तरह से एलिमिनेट करके डी ऑप्शन तक पहुंच गए, और ये आपका सही आंसर था। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ध्यान देना है, कहता है कि ड्यू टू रेनफॉल इन दिस ईयर देयर विल बी ब्लैंक स्पेस कट इन वाटर सप्लाई। ड्यू टू कैसा, किस तरह का रेनफॉल और किस तरह की वाटर सप्लाई में क्या होगा? तो कम अगर रेनफॉल हुई है, ध्यान दें, अगर सफिशिएंट हुई है तो सरप्लस कट नहीं हो सकता। पहले सी को क्या करना है? ध्यान देना है, सॉरी, सी को क्या करना है आपको? सी को यहाँ पर एलिमिनेट कर लेना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। मीगर और लेस मतलब कम रेनफॉल हुई है इसलिए कम कटौती हुई है, ये भी गलत हो गया। मीगर का मतलब कम से होता है। नो या लेसर, ये भी आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। स्कैंटी मतलब भी क्या होता है? इनसफिशिएंट होता है। ध्यान दें, इनसफिशिएंट होता है, दैट मीन्स व्हाट? इनसफिशिएंट मतलब बहुत ही कम बारिश हुई है, इनसफिशिएंट हुई है, तो इसलिए ज़्यादा, मतलब सब्सटैंशियल का मतलब हो गया अच्छा खासा, अच्छी खासी कटौती हुई है किस चीज़ के अंदर? वाटर सप्लाई के अंदर। अब आप इसको रिलेट करें, एक भी अगर आपने सही पकड़ लिया है वहाँ पर सही वर्ड को, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि इट इज ब्लैंक स्पेस फॉर एवरी टैक्स पेयर टू ब्लैंक स्पेस द टैक्स रिटर्न्स। मतलब ये क्या हो सकता है? ध्यान दें, जो लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि होमवर्क में छोड़ दूँ आपके लिए और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें, लेकिन चलिए थोड़ा समझा देता हूँ और आप आंसर ज़रूर करेंगे इसका। ध्यान देना है, नेसेसरी या लॉज करना, टैक्स को कभी भी लॉज नहीं किया जाता, कंप्लेंट्स लॉज की जाती हैं। नेसेसरी तो ठीक है, लेकिन ये वर्ड गलत हो गया। पॉसिबल है सभी के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए पॉसिबल है क्या करना? रिमिट कर लेना। क्या टैक्स को वापस लिया जाएगा? रिमिशन होगा? नहीं होगा। अब ध्यान देना है, सी और डी में से आंसर है।
अब ये जो 10वां क्वेश्चन है इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताएंगे। वैसे बहुत सारे लोग समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड ध्यान दें और यहाँ पर ये टर्म ध्यान दें, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सही आंसर होगा। वैसे मैं आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस सेशन केयरफुली राइट। चलिए अगेन मैं लास्ट में यही कहूँगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाए जा सकें राइट। नहीं करेंगे तो भी आएंगे, लेकिन